नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जिसकी पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि सेवा का अर्थ क्या होता है। तो आज माँ सेवा संस्थान है जो खेतड़ी से ऑपरेट होती है, दिव्यांगों की ये संस्था है। उसी की एक ब्रांच है झुंझुनू में जो आदर्श नगर में है। वहीं पहुंचे हैं, पूरा परिचय भाई साहब से लेंगे क्योंकि जो सेवा कार्य ये कर रहे हैं वो शायद आम इंसानों के लिए करना काफी मुश्किल है। सर, पहले तो अपना पूरा परिचय। मेरा नाम बनवारी है और मैं गोठड़ा खेतड़ी नगर का रहने वाला हूँ। और 2010 में हमने अजमेर से शुरू किया था ये अनाथ लोगों के लिए, सारे जो लावारिस अनाथ है, दिव्यांग है, दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग विशेष करके विषय उन लोगों के लिए। अजमेर में भी 2-3 साल काम किया मैंने। फिर वहाँ क्या थोड़ा सा कल्चर की वजह से मैं मेरे जिले में आ गया कि मैं मेरे जिले के जो लोगों की सेवा करूं और जिले में जिनसे संपर्क है उनसे बनाए रखें। तो यहाँ 2012 से अपन ने ये चलाया था। पहले रोड के ऊपर चलता था, लेकिन कुछ टाइम बाद में ही कॉलोनी वासियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हमारे बच्चे भी ऐसे दिव्यांग हो जाएंगे, आप यहाँ से उठाओ। यहाँ 2013 में यहाँ आए थे, ये रेंट पे लिया था। लेकिन कुछ समय बाद में जब कोविड की महामारी आई 2020 में, 22 मार्च 2020 को, अपन ने सब कुछ ठीक रहा। लेकिन सेकंड महामारी में क्या कि भवन मालिक ने ये जमीन सरेंडर कर दी संस्था को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको रखो। तो हमने उसके बाद में और भी थोड़ा सा कमेटी मेंबर बढ़ाए और उनसे सहयोग लेकर के एक नया ऑफिस निर्माण करवाया। और हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 500 लोग हमारे पास में उनकी व्यवस्था हो और उनको रखें और उनका पुनर्वास हो। अब तक 48 लोगों को हमने रिहेबिलिट कर दिया है जो अपने घर को चले गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, यहाँ तक कि एक लड़की हमारे पास में तमिलनाडु से भी आई थी, वो भी रिहेबिलिट हो गई। महिलाएं करीब ज़्यादा आ जाती हैं महीने में। तो यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास में 14 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं 25। तो ये हैं। और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मेरे समझ में जहाँ तक है कि मैं इनकी सेवा करता रहूं और भी जैसे मानस रखते हैं तो इनसे जुड़ के थोड़ा सा भार कम करें ताकि हम भी उनको सही सेवाएं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लोग अपने माता पिता की सेवाएं नहीं कर पाते हैं जी। और इतने लोगों की आप सेवा कर रहे हो, इनका सुबह से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल, इनका ध्यान रखना। महिलाएं भी है, पुरुष भी है, दिव्यांग भी है, मंदबुद्धि भी है, तो काफी कुछ है। उसको इतने मुस्कान चेहरे के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? इनकी सेवा में लगने वाले को अपना परिवार और रिश्ते भूलने पड़ते हैं। हाँ? मेरे बच्चों से, दिल्ली मेरा बेटा है, रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं उनसे कभी मिल नहीं पाता हूँ। वो ही मेरे पास में आ जाते हैं। बेटियां हैं, वो भी कई बार कहती हैं, लेकिन उनके पास भी मैं नहीं जा पाता हूँ। उनको ही मेरे पास में आना पड़ता है। मेरा इतना लाइफ में, शायद पहले तो मैं मेडिकल में था, लेकिन 25 साल मेडिकल सेवा करने के बाद मैं 2010 से इनके लिए काम कर रहा हूँ। उनमें अब मेरे को महसूस हुआ है कि जब मेडिकल में थे तब तो अपन सभी रिश्तेदारी और सभी निभा लेते थे, लेकिन अब क्या है कि जिम्मेदारियां इनकी इतनी बढ़ गई कि स्टाफ पे भी थोड़ा सा मेरा विश्वास कम होता है कि मैं जब तक मेरी आंखों से नहीं देख लूं तब तक इनकी सेवाओं को, तब तक तसल्ली नहीं आती। कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ा, शादी में, विवाह में या कोई दाह संस्कार में भी, तो मैं तुरंत रुकता नहीं हूँ वहाँ। तुरंत मेरे को, और कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, बराबर उनसे स्टाफ से संपर्क बनाए रखता हूँ कि भाई अब क्या चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है।
लेकिन कभी संकट ऐसा हो जाता है कि कभी मैं चला जाता हूँ मेरे प्रोग्राम बना के, और पीछे से कोई अकस्मात अस्पताल में भर्ती के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम कराना, डेड बॉडी लेना, फिर उसका दाह संस्कार करना, इसके लिए क्या है कि कुछ स्टाफ भी जो है ना वो जाना नहीं चाहता कि साहब मैं दाह संस्कार में जाऊँ। वो सोचते हैं कि शायद दाह संस्कार में जाने से कई समस्याएं होती हैं, लेकिन मुझे खुद को वहां से डेड बॉडी लेकर के दाह संस्कार में मेरे हाथों से करवा के आता हूँ। सरकारों की ओर से कितना सहयोग मिलता है? सरकार की ओर से सरकार का सहयोग देखें तो सरकार का सहयोग मतलब इतना उससे नहीं एडजस्ट होता। एग्जाम्पल के लिए सरकार 2,500 रुपए एक आदमी के महीने के देती है, जिसमें सर्दियों के अंदर जूते, जुराब, कपड़े, अंडरवियर, बनियान, कटिंग, दाढ़ी, तेल, साबुन, कोलगेट और भोजन, इसमें क्या कि आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता। तो ये गवर्नमेंट क्या है कि अब बीच में कोई फर्नीचर टूट गया, जैसे बेड टूट गई, तो वो संस्था को अपने स्तर पे ही करवाना पड़ता है। इनके लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो महीने में 3 ड्रेसें फाड़ देते हैं। अभी जैसे उसका कमल का बताया प्रोफाउंड है, लेकिन उसको अगर आपने कोई चीज दी है, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी दे दी, तो वो थाली को ही फेंक देता है और उस कपड़ों को भी फाड़ देता है। तो ऐसे 4-5 बंदे अपने पास में भी हैं कि जो अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं, करीब सप्ताह में 2-3 ड्रेस फाड़ देते हैं। तो उसके लिए कपड़ों की व्यवस्था जो है ना, आज कपड़ा अगर सिलाते हैं, लाते हैं, तो काफी। तो पैसे की जब भी तंगी आती है तो भामाशाहों का सहयोग मिलता है? भामाशाहों का इसमें जो चैरिटी करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह ज्यादा हैं, तो उनका सहयोग मिल जाता है। और बाकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बरन में एक मेडिसिन है, वो मैं दिल्ली भी भेजता हूँ मेरी दवाई, तो उस दवाई से जो रॉयल्टी आती है, पैसा आता है, वो मैं इसी के ऊपर खर्च करता हूँ। उसका जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा यही होता है। मेरे पास में प्रेजेंट में 10 भैंसे हैं, उनका जो आता है रॉयल्टी वो भी मैं यहीं खर्च करता हूँ। मेरा बेटा है, वो कोशिश यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के जेब से, खुद की बाकी भामाशाह है जो भी सहयोग करते हैं। भामाशाहों के सर वो क्या कि केस इतना नहीं मिलता, उनका सिर्फ भोजन जरूर मिलता है। जैसा मैं आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, तो वो भोजन उपलब्ध करवा देते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ परिवार ही ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 ये उपलब्ध करवाई है सीट बेल्ट। अगर कोई अपने बच्चे को ये चाहता है कि भैया दिव्यांग है, या आप जो भी रेस्क्यू करके लाते हो, तो उसके क्या मापदंड हैं जिसमें ये है कि भाई ठीक अपने संस्थान में रहेगा, हम इसकी सेवा करेंगे? सबसे फर्स्ट तो वो मेंटल रिटार्डेशन होना चाहिए, दिमाग का। मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होगा तो वो नहीं लेंगे। गूंगा बहरा हो सकता है, दिमाग से मानसिक विबंधित हो सकता है, तो उनको अपन रेस्क्यू जैसे अपने को मिल गया तो अपने भी ला सकते हैं, और पुलिस वाले भी अपने पास में भेजते हैं। महिला होती है तो SDM से आ जाती है, डायरेक्ट भी आ जाती है पुलिस के द्वारा। तो उनको तुरंत लाते ही उसका क्या कि वीडियोग्राफी करके तुरंत उसको प्रवेश दिया जाता है, तुरंत उसके बाल कटिंग, दाढ़ी वगैरह, जैसे पुरुष हो तो दाढ़ी, महिलाएं हो तो बाल कटिंग, उसके कपड़े चेंज कराना, और उनको सभी सुविधाएं प्रदान करना जो उनको आवश्यक हो। इसमें कोई भी किसी से जिस ओर से, मतलब ये तो लावारिस है, लेकिन कोई परिवार का भी ये चाहता है कि साहब मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा विकलांग है, मानसिक विकलांग है, वो लेके आता है अपने पास में, तो उससे भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और एडमिशन करके भामाशाहों से अपन कह सकते हैं, या संस्था के जो भी चैरिटी करते हैं, मेंबर बने हुए हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कह देते हैं कि इतना सहयोग अपने को करना है, ये अपने को इसके लिए ये चीजें उपलब्ध करवानी है। सेंटर किस जगह पे उपलब्ध है, थोड़ा आप और बताएं। थोड़ा सेंटर के ये वो डिटेल है पूरी, मैं आपको नीचे आप देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ आपके परिवार में या मोहल्ले में आपको कोई चेहरा नजर आता है और माँ सेवा संस्थान में आप भेजना चाहते हो, तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं हमारे भाई साहब के, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, और पूरा एड्रेस है वो भी नीचे चल रहा है, तो वो पूरी डिटेल आप ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको लगे कि हाँ वहाँ सुरक्षित है, और अगर आप भामाशाह हो और इन जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो भी नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करना न भूलें, और इन जैसों के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है, बेटे बेटियों को छोड़ा है, खाली इन पूरे बच्चों के लिए जो मंदबुद्धि है या दिव्यांग है, जैसी भी इनकी कंडीशन है, ये हमारे समाज में है, लेकिन फिर भी इनको लोग भिन्न
नजरों से ही देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उनमें आप जाके संपर्क कर सकते हैं, और जो आप आर्थिक सहायता या जो भी कुछ करना चाहते हैं इनके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। इनकी हिस्ट्री फाइल है, ये मेडिकल फाइल है। एक आवासीय की 2 फाइलें होती है, एक मेडिकल फाइल, एक हिस्ट्री फाइल। हिस्ट्री फाइल में शुरू जब आता है, कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, क्या था, कितनी हाइट थी, कैसे दांत थे, कैसा वो था, वो सारी चीजें लिखी जाती है। और प्रेजेंट में उसको रिसीव करने वाला कौन था, स्टाफ था, मैं था, कोई था। मेडिकल में ये है कि इनको जैसे प्रमाण पत्र बनाया तो डॉक्टर ने कितने % का बनाया, और वो प्रोफाउंड है या MR है कैटेगरी के हिसाब से। MR के अलावा और भी कैटेगरी उसमें है, डेमेंडिक्ट है जैसे, तो उस हिसाब से वो मेंशन होता है। फिर उसके अलावा बाद में उसकी जांच करवाते हैं अपन, CPC टेस्ट वगैरह, कि किसी को TB है, किसी को शुगर है, तो उस हिसाब से उनको मेडिसिन चलाई जाती है। TB वाले को सेपरेट रखा जाता है और बाकी को कंबाइंड रखा जाता है। आपके हैंड रफ वगैरह अभी रखा हुआ है, अपने पास में एक गाड़ी भर के आई थी दिल्ली से, एम्स से, और ये सारे जो है ना, ये एप्रेन वगैरह जो है ना, जितना भी मुन्नी है, मोनिका, ये SITs की पेशेंट है। इसको दवाइयाँ चल रही हैं, साथ में आयुर्वेदिक जो है ना वो भी इनको देते हैं। इनकी एज कितनी है? इनकी एज है 48। अच्छा अच्छा। ये इसका नाम सीमा है, ये 13 ईयर ओल्ड है। अच्छा अच्छा। ये कुछ नहीं करती, बैठी रहती है दोनों, लेकिन ये डांस वांस से जब म्यूजिक चलाते हैं तो ये डांस कर लेते हैं। इसका नाम माया है। माया खड़े होना एक बार। मार्केट दूसरे ये हालत किया वो देखो सेवा करा तो बताओ क्या बताओ। ये अच्छा अच्छा। बर्न हो गया था, जड़ा हुआ अच्छा। घाव हो रहा था इसके। यहाँ अपने पास में आने के बाद में एक अपने बर्न में मेडिसिन देते हैं जो स्किन में अच्छा काम करती है, 72 घंटे में क्योर कर देती है वो। अच्छा यहाँ पे इसका हाथ वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पहले से थे, नसें वगैरह सिकुड़ जाती है ना। अच्छा। इसका अब ये इसको सीधा करें तो बड़ा ऑपरेशन ही होता है। अब उसके लिए अपन थोड़ा सा क्या इतना अपने को, क्या नाम है इनका, अंजनी है। बेटा 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 ये वैसे आटा गूंदना और रोटी को बेलना ये काम कर लेती है, इससे कुछ नहीं होता। तो इनसे डेली वाले जो भी काम रहते हैं जो हम घर गृहस्थी में करते हैं वो काम भी इनसे ये कुछ नहीं करते। ये बच्ची है ना, इसको कहते हैं कि वो चीज उठा ला तो ये उठा लाएगी। ये भी थोड़ी बहुत जैसे है ना, झाड़ू चलाना, ये रोटी बेल देती है। ये इससे बिलता नहीं है, बैठी रहती है। ये तो सारे दिन ही बैठी रहती है। इसका इससे खुद को खड़े हो तो कमाल है, खड़े हो जाओ, डांस करे जी। दिखता नहीं है भाई कमलिया नाच डांस करता है जब म्यूजिक चलाता है। अभी है 23 साल का है। ये कमल है 27 साल का, प्रोफाउंड। ये महेंद्र है जो बोलता नहीं है। ये भंवर सिंह है